डोभाल कई सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने जासूसी की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए। 3 जून 2019 को अजीत डोभाल को अगले 5 वर्षों के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया। म्यांमार मिलिट्री ने नॉर्थ ईस्ट के 22 उग्रवादियों को भारत को सौंप दिया। इनमें एनडीएफबी का होम सेक्रेटरी राजेंद्र दामोदर भी शामिल है। इससे पता चलता है कि दोनों राष्ट्रों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं जब डोभाल ने अपनी कुशलता और क्षमता से देश के दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया हो। पढ़ाई से लेकर 32 साल के जासूसी करियर तक में उन्होंने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की और हैरतअंगेज कारनामों से वे देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने लगे। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। अजीत डोभाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते हैं। वह जहां भी गए और जो भी उन्हें जिम्मेदारियां मिली उन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को इंडियन जेम्स बॉन्ड का खिताब भी दिया। केरल कैडर के हाई रैंकिंग आईपीएस अधिकारी जो अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, उन्होंने देश की सबसे जटिल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सुरक्षा पर काम किया है। यूँ तो कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो अपनी पूरी सेवाएं देने के बाद असफल हो गए, पर अजीत डोभाल आज भी भारत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अजीत डोभाल पर प्रधानमंत्री मोदी पूरा विश्वास करते हैं और ये वाजपेयी सरकार में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी थे और मनमोहन सिंह सरकार के समय में उन्हें 1 साल के लिए उस पद पर रखा गया था। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जगह पर एक गढ़वाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मेजर GN डोभाल जो इंडियन आर्मी में एक अधिकारी थे। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अजमेर के रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से पूरी की और फिर इसके बाद इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर आईपीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत जी 1968 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए। इन्हें अपनी प्रथम अपॉइंटमेंट केरल कैडर में मिली और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। इस दौरान 1968 में पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये शामिल थे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को पावरलेस किया और वहाँ शांति की स्थापना की। 28 दिसंबर 1971 को थालासरी में एक दंगा हुआ जिसमें आरएसएस पर मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया था। 1972 में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक डोभाल ने थालासरी में काम किया और फिर होम मिनिस्ट्री के करुणाकरण द्वारा इस क्षेत्र में कानून अरेंजमेंट को फिर से शुरू करने की नियुक्ति की। डोभाल जी का करियर शुरू तो एक आईपीएस अधिकारी से हुआ। यहाँ पर उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आज ये 73 वर्ष की आयु में देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा। केरल के 1968 बैच के आईपीएस अफसर डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। साल 1984 में 1 जून से 8 जून तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार को देश कैसे भूल सकता है। तब अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर पर खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। इसको मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडरावाले और पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने एक पाकिस्तानी गुप्तचर की भूमिका निभाई और देश की सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाई। इसकी बदौलत सेना का ऑपरेशन आसान हो गया। अजीत जी मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिताया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी इनका प्रदर्शन यादगार था।
अजीत डोभाल ने एक बहुत लंबा समय करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदल कर गुजारा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसी के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की। अक्टूबर 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा किडनैप किए गए रोमानियाई राजनयिक लियोरार्डो को बचाने की सफल योजना बनाने वाले अजीत डोभाल ही थे। डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में रासायनिक जिम्मेदारियां संभाली। 1 वर्ष तक उन्होंने खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन ब्रांच का नेतृत्व किया। 30 अप्रैल 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की थी। 24 दिसंबर 1999 में कंधार में ICC 814 में यात्रियों की किडनैप के मुद्दे पर अजीत जी उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की। इसके अलावा अजीत जी 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए कई आतंकियों को सरेंडर कराया। अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस भी रहे। अजीत डोभाल 1 वर्ष से भी अधिक समय तक IB के ऑपरेटिंग विंग के लीडरशिप रहे थे। इसके अलावा अजीत डोभाल को मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी थे। अजीत डोभाल ने एंटी टेरर एक्टिविटी भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा कलाकार MK नारायणन के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई थी। भारत विरोधी कश्मीरी उग्रवाद कुकापारे उर्फ मोहम्मद यूसुफ पारे को अजीत डोभाल मुख्य धारा में लाए। पाकिस्तानी ट्रेंड कुकापारे 250 आतंकवादियों को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। उसने जम्मू एंड कश्मीर अवामी लीग नाम की पार्टी बनाई। कुका एक बार विधायक भी बना। 2003 में एक कार्यक्रम से लौटते समय उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। जनवरी 2005 में IB डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए। वह मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। डोभाल को जासूसी का लगभग 37 साल का अनुभव है। इसके बाद साल दिसंबर 2009 में ये विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी बने। अजीत डोभाल ने न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के लिए एडिटोरियल पीस लिखे और भारत और विदेशों में नेशनल सिक्योरिटी, इनकी चुनौतियों और विदेशी नीतियों पर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक्स आदि में लेक्चर भी दिए। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवंस नाम से बनी रिपोर्ट के संपादक में योगदान दिया और वे बीजेपी के लिए अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। अजीत डोभाल ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादी के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान साबित हुआ था। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का क्रेडिट भी प्राप्त है। साल 2014 में अजीत जी के करियर का एक अहम मोड़ आया। उनकी रिटायरमेंट के बाद 30 मई 2014 को मोदी सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर अजीत डोभाल को 5 साल के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। 2014 में अजीत जी ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवार ने भी इनसे अपना संपर्क खो दिया था। 25 जून 2014 को इसके लिए ये स्वयं इराक गए और सीक्रेट मिशन पर कार्य किया और इराक सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 5 जुलाई को डोभाल की बैठक के बाद ISIL के आतंकवादियों ने अरबिल शहर में सभी भारतीय नर्सों को कुर्दिश अधिकारियों को सौंप दिया।
एक विशेष रूप से व्यवस्थित एयर इंडिया विमान ने नर्सों को वापस भारत के कोची सिटी में लाया गया। भारतीय अधिकारी के अनुसार अजीत डोभाल ने म्यांमार से बाहर चल रहे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ एक सीमा पार मिलिट्री अभियान की योजना बनाई। भारतीय पक्ष का दावा है कि ऑपरेशन सफल रहा और भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन में 20 और 38 आतंकवादी मारे गए। हालांकि म्यांमार सरकार ने कहा है कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खिलाफ भारतीय ऑपरेशन पूरी तरह से सीमा के भारतीय तरफ हुआ। इसके अलावा नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने भी भारत के दावे को इनकार किया। वह 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर रहे। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत जी की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। इंटेलिजेंस सीजार और रणनीतिकार डोभाल ने 2016 के क्रॉस एलओसी सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू एंड कश्मीर में अत्यधिक भड़काऊ आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तानी के बालाकोट हवाई हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी के नियंत्रण वाले कश्मीर में 2016 के भारतीय हमले उनके दिमाग की उपज थे। उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर और चीन में भारतीय राजदूत विजय केशव गोखले के साथ अपने रासायनिक संबंधों के माध्यम से डोकलाम गतिरोध को भी हल किया। दिसंबर 2017 में डोभाल को आगरा यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट इन साइंस से सम्मानित किया गया। मई 2018 में उन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट इन लिटरेचर की डिग्री मिली। नवंबर 2018 में उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट इन फिलोसफी की डिग्री मिली। अक्टूबर 2018 में अजीत डोभाल को एसपीजी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में 27 फरवरी 2019 को पुलवामा टेरर अटैक के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई में भी अजीत जी की भूमिका थी। भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान की सेना द्वारा पकड़ने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पायलट और पाकिस्तानी सेना ने शांति के इशारे के रूप में और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए अभिनंदन वर्धमान को रिलीज किया गया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार जब भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की हिरासत में था, तब अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई के लिए अमेरिकी विदेशी मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की। अजीत डोभाल कब कौन से ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इस बारे में तब ही पता चलता है जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है। कुछ ऐसी भूमिका उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटाने में भी निभाई। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। अजीत जी अपने उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवाओं के साथ 6 साल बाद यह मेडल दिया गया। इसके बाद अजीत जी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया था। आज 73 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत जी ने अहम भूमिका निभाई हुई है। इस पद पर पहुंचने और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए इन्हें ना जाने कितने इम्तिहानों का सामना करना पड़ा होगा। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत तो अविस्मरणीय है। अजीत जी उन लोगों में से एक है जो सीमा पर ना रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। अजीत जी के प्रयासों और जज्बे को हमारा सलाम है।